सचिन अपने दोस्तों के साथ अपने ही शहर के एक मैरिज हॉल में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गया हुआ था। दरअसल सचिन बहुत समय बाद दूसरे शहर से पढ़कर आया था और वह आया भी इसलिए था क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी। उसके दोस्त ने उसे बार बार फोन पर कहा था कि अगर वह शादी में नहीं आया तो उसका दोस्त उससे नाराज हो जाएगा और उससे कभी बात नहीं करेगा। अब कभी कभी दोस्त की भी बात माननी पड़ती है। इसी कारण सचिन को भी आना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसे अपनी पढ़ाई से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। दरअसल अब सचिन का कॉलेज का अंतिम वर्ष था और कुछ ही समय में उसके परीक्षा भी आने वाली थी। इसके बाद ही उसकी नौकरी भी पक्की होने वाली थी क्योंकि कॉलेज से ही उसे प्लेसमेंट मिला था और अगले 15 दिन बाद ही कॉलेज में कंपनियां आने वाली थी छात्रों का इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद उसे उसकी मनचाही कंपनी में नौकरी करने का मौका मिलने वाला था। इसलिए वह पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाता था। लेकिन उसके दोस्त ने उसे इतना कहा तो वह आ गया। उसने भी सोचा कि इसी बहाने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, वरना कहाँ किसी से मिलना हो पाता है। सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त है कि किसी के पास समय ही नहीं है। बस यही सब सोचकर सचिन अपने दोस्त की शादी में जा पहुंचा। जब वह शादी में पहुंचा तो बहुत ज़्यादा खुश था। साथ ही वह ये सोचकर आया था कि वह अचानक से अपने घर पहुंचकर अपने दादा दादी को सरप्राइज कर देगा क्योंकि सचिन के घर से कुछ ही दूरी पर शादी थी और सचिन का आना पहले से तय नहीं था। लेकिन अपने दोस्त की बात रखने के लिए सचिन ने आने का निर्णय लिया था। इसीलिए इस बारे में उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि वह शादी में आ रहा है। उसने सोचा कि वह अचानक घर जाकर अपने माता पिता से मिलेगा तो वे भी खुश हो जाएंगे। बस यही सोचकर अपने माता पिता और दादा दादी को सरप्राइज देने के इरादे से सचिन अपने शहर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए आ पहुंचा। जैसे ही वह मैरिज हॉल के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां उसके दोस्त के मम्मी पापा खड़े हुए थे और अन्य दोस्त भी मिल गए। सबसे मिलकर वह बहुत खुश हुआ। इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मिलकर सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। सभी लोग साथ में मस्ती मजाक कर रहे थे और सभी अपने दोस्त की बारात में नाचते हुए मैरिज हॉल में जा पहुंचे। बारात के पहुंचने के बाद सभी लोग खाने पीने के लिए गए। सचिन भी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए गया। वहां जाकर सभी दोस्त साथ में खाना खाने लगे कि तभी सचिन के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तुम सब इतना भारी खाना खा रहे हो। मुझे कई दिन हो गए शादियों में जाते जाते और अब मेरा ऐसा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अपने लिए दाल रोटी लेकर आता हूँ। सादी चपाती बनी हुई है, वहाँ वह आंटी जी बना रही हैं। फिर वह सचिन की ओर देखते हुए बोला, अरे वाह, क्या बात है। तो फाइनली इंजीनियर साहब को समय मिल ही गया। अरे यार, हम तो तेरे दर्शन के लिए भी तरस गए थे, पर आखिरकार आज तुझे समय मिल ही गया। चल आजा, हम दोनों अपने लिए खाना लेकर आते हैं। सचिन भी उठकर उसके साथ चला गया और दोनों जाकर अपने लिए खाना लेने लगे। जब सचिन और उसका दोस्त चपाती लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी अम्मा जी रोटियां बना रही थी। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। सचिन को ऐसा लगा जैसे वह उस औरत को अच्छी तरह जानता है जो खाना बना रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। चेहरा ढका होने के कारण वह देख भी नहीं पाया कि वह औरत कौन थी। सचिन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त के साथ आकर बैठकर खाना खाने लगा। सभी लोगों ने खाना खाया और फिर वहां से उठकर चल दिए। टेबल पर रखी प्लेट्स को उठाने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे। तभी सचिन की नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो वहां से प्लेट्स उठाकर ले जा रहा था। सचिन ने एक नज़र उस बुजुर्ग को देखा तो उसे लगा जैसे वह उसके दादाजी हैं। तभी उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और स्टेज की तरफ ले गया। अरे यार, आना, चल साथ में फोटो खिंचवाते हैं। कम से कम दोस्त की शादी में आए हैं तो दिखाना तो चाहिए। सारे दोस्त स्टेज पर जा पहुंचे। सचिन ने दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नजर नहीं आया। सचिन भी अपने दोस्तों के साथ था और फिर उसे लगा कि उसके दादाजी तो घर पर आराम कर रहे होंगे। यहाँ उसके दादाजी भला कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए सचिन एक बार देखना चाहता था कि वह बूढ़ा व्यक्ति आखिर कौन है। घूमते घूमते सचिन उस जगह जा पहुंचा जहां खाने की जूठी प्लेटें धोई जा रही थी।
सचिन ने देखा कि वहां खाना खाने की झूठी प्लेटें धोने वाला बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी ही थे। लेकिन वह अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके दादाजी भला यहाँ क्यों आए हैं? वे तो अपने घर पर आराम से सो रहे होंगे। उन्हें झूठी प्लेटें धोने की भला क्या जरूरत आन पड़ी? जब सचिन उस बुजुर्ग की ओर देख रहा था तब तक उस बूढ़े आदमी ने सचिन को नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सचिन उसी की ओर देख रहा था। सचिन को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह बुजुर्ग चौंक गया और उसके हाथ से सारी प्लेटें गिरकर टूट गई। यह सब देखकर सचिन को भी यकीन हो गया कि वह बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी ही हैं। जैसे ही उस बुजुर्ग के हाथ से प्लेटें गिरी वहां पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आया। उसने जैसे ही टूटी हुई प्लेटें देखी बिना कुछ सोचे ही उसने उस बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन जैसे ही उसने उस बुजुर्ग आदमी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया सचिन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया। तब वह आदमी बोला, सर आप नहीं जानते कि इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। तब तो हाथ पैर जोड़ते हुए काम मांगने आ जाते हैं और फिर जब काम करने की बारी आती है तो ऐसे नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। ये सब सुनकर सचिन को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने उस मालिक से पूछा, कितने पैसे बनते हैं तुम्हारी इन प्लेटों के, बताओ। और सचिन ने अपनी जेब से 2000 रुपये का नोट निकाला और उस आदमी को दे दिया। अगर कम है तो बताओ और दे देता हूँ। वहाँ कोई 3-4 प्लेटें रही होगी जो सचिन के दादाजी श्यामलाल जी के हाथों से गिरकर टूट गई थी। सचिन ने जैसे ही पैसे दिए वह आदमी पैसे लेकर चुप हो गया और वहां से चला गया। लेकिन अपने पोते को अपने सामने देखकर वह भी उस समय जब वे इतनी बुरी स्थिति में थे, ये सब देखकर श्यामलाल जी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। सभी सचिन का दोस्त वहां आया और श्यामलाल जी वहां से जाने लगे। सचिन ने अपने दोस्त को वहां से भेज दिया और अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप कहाँ चले दादाजी? और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो आपको यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है? हमारे घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है दादाजी, फिर आप यहाँ ये सब क्यों कर रहे हैं? तब उसके दादाजी ने कहा, बेटा तुम मुझसे यहाँ पर बात मत कर। तेरे दोस्त तुझे मुझसे बातें करते हुए देखेंगे तो खामखा तेरी बदनामी होगी, तेरी बेइज्जती होगी। तू एक काम कर, जब शादी खत्म हो जाएगी तब तू मुझे यहाँ से बाहर मिलना। सचिन ने अपने दादाजी की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं दादाजी, इसमें भला कौन सी बेइज्जती की बात है? बेइज्जती की बात तो मेरे लिए ये है कि मेरे होते हुए, मेरे माँ बाप के होते हुए भी आप इस उम्र में इस तरह काम कर रहे हैं। तभी उसकी दादी भी पीछे से आ गई और बोली, सुनिए जी, यहाँ का काम हो गया है, चलिए अब चलते हैं। सचिन की दादी अपने पल्लू से अपने हाथ पोंछ रही थी, शायद खाना बनाकर हाथ धोकर आई थी। उनका ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पति के आसपास कोई और भी है, और जो है वह कौन है। वह तो बस अपने हाथ पोंछती हुई अपने पति से चलने के लिए कह रही थी। इधर सचिन अपने दादा दादी को इस हाल में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता के होते हुए आखिर उसके दादा दादी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तब सचिन ने अपने दादा दादी को अपनी कसम देते हुए पूछा, मुझे सच सच बताइए दादाजी दादी माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैं पिछले साल अपने पेपरों के बाद आया था तब तक तो आप घर में ही थे और सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ बताइए। सचिन के सवालों का जवाब देना अब उन दोनों की मजबूरी बन चुका था। अपने पोते के प्यार के आगे वे चुप नहीं रह सके और उन्हें सचिन को सब कुछ बताना ही पड़ा। अब सचिन के दादा दादी ने उसे वह सच बताया जिसे सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसके माता पिता उसके दादा दादी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। दरअसल जब सचिन पिछली बार अपने पेपरों के बाद घर आया था तब तक उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उसकी सेवा भी करती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। सचिन ने जब अपने दादा दादी से ये सवाल पूछा
तो उन्होंने सचिन को सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि वास्तव में सचिन की मां अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। इसका कारण था खुद सचिन। और उस समय तक सचिन के दादाजी काम किया करते थे और उन्हें महीने की तनख्वाह भी मिला करती थी, जिसे वह घर में ही दे दिया करते थे। तब तक सचिन की मां का व्यवहार अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा चलता रहा। जब तक उनके ससुर घर में कमाकर पैसे देते रहे, तब तक सचिन की मां का बर्ताव अपने सास ससुर के प्रति अच्छा बना रहा। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने के कारण सचिन के दादाजी को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, वैसे ही सचिन की मां का व्यवहार भी बदल गया। धीरे धीरे करके वह अपने सास ससुर से अलग होने का सोचने लगी। लेकिन वह अलग होती भी कैसे? सचिन के पिता के अलावा उनके कोई और संतान नहीं थी जिसके साथ वह रह सकते थे। और अगर बुढ़ापे में सचिन की मां उनसे अलग हो भी जाती तो समाज के ताने भी सुनने पड़ते। इसलिए समाज और दुनियादारी के डर से सचिन की मां अपने सास ससुर से अलग नहीं हुई, लेकिन वह मन से कभी उनके साथ ही न रह पाई। सचिन के दादाजी की नौकरी छूट जाने के बाद से ही सचिन की मां का व्यवहार उनके प्रति बुरा होता चला गया। कभी वह उन्हें खाना नहीं देती तो कभी उनकी दवाइयाँ छुपा लेती। आए दिन किसी न किसी बहाने से उन्हें परेशान करती रहती और वे दोनों चुपचाप सब सहते रहते थे। अपने बेटे और पोते के कारण वे चुप रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वे सोचते थे कि इकलौता बेटा है, जो भी हो जैसे भी हो, अब तो हमें इसी के सहारे अपना जीवन काटना है। वे दोनों इसी सोच में चुप लगा जाते थे। जब पिछली बार सचिन अपने पेपरों के बाद घर आया था, तब भी उसकी मां का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति सही नहीं था। वह तब भी सारा काम उन्हीं बुजुर्गों से करवाया करती थी। बाजार से सब्जियां लाना हो या घर का सामान, बाहर के सभी काम सचिन के दादाजी किया करते थे। वहीं घर के अंदर के सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सास को दे रखी थी। सचिन की दादी माँ सुशीला जी पूरे घर का काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सचिन की माँ सीमा को हमेशा उनसे कोई न कोई शिकायत बनी रहती थी। वह हमेशा ही उनके काम में कमियां निकालने की कोशिश करती। कभी कहती ये नहीं किया, कभी कहती वह ठीक से नहीं किया, कभी कहती ये तोड़ दिया, तो कभी और बहाना निकालती। अगर गलती से भी उन दोनों में से किसी से नुकसान हो जाता तो वे उन्हें दुनिया भर की बातें सुनाती और छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताना मारती। घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं, कुछ कमा कर तो लाते नहीं। जब सचिन अपने पेपरों के बाद घर आने वाला था तो उसने पहले ही फोन पर अपनी माँ को बताया था, माँ मैं कल सुबह ट्रेन से घर आ रहा हूँ, मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं कुछ दिन घर में ही रहूँगा। जब सचिन की माँ को पता चला कि सचिन आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि सचिन तो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है। अगर उसने उन्हें इन हालत में देखा तो वह अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसे खूब डांटेगा। इस डर से सचिन की माँ ने पहले ही अपने सास ससुर को समझा दिया, कल सचिन आ रहा है, अगर उसके सामने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मैं इस घर से निकाल कर बाहर करूंगी। फिर सड़कों पर घूमते फिरना, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, इसलिए चुपचाप बैठे रहना और जो भी बना कर दूं उसे खा लेना। खबरदार जो सचिन के सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश की या ये जताया कि मैं तुमसे कोई काम करवाती हूँ। अगली सुबह जब सचिन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके दादा दादी की खूब सेवा कर रही थी। उसकी माँ ने उसके आने की खुशी में पूरा घर सजा रखा था। उसके दादा दादी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आराम से खाट पर बैठे थे। सचिन की माँ ने सचिन को घर के अंदर बुलाया, सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता कराने के बाद अपने ससुर के पास आकर बोली, माँ जी बाबूजी आज आपका क्या खाने का मन है बताइए। फिर वह सचिन से पूछने लगी, अरे बेटा तू ही बता दे, तेरा क्या खाने का मन है, इतने दिनों बाद आया है, वहाँ तो कुछ ढंग से खाने को भी नहीं मिलता होगा, बता तुझे क्या खाना है, आज तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहते कहते वह घर का काम निपटाने लगी। तब सचिन बोला, अरे माँ जो आपको मन करे आप वह बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूँगा, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, इसलिए आप कुछ भी बना लीजिए, मैं खा लूँगा। सचिन की माँ ने अपने सास ससुर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि सचिन भी सोचने लगा कि
उसकी माँ उसके दादा दादी का कितना ख्याल रखती हैं। और दादा दादी को खाट से उठने भी नहीं देती, उनका खाना कपड़े सब खुद ही करती हैं। यहाँ तक कि दादा दादी को बिस्तर पर बैठे बैठे खाना खिलाने के बाद उनके हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी उनकी खाट पर ही लाकर देती हैं। सचिन ये सब देखकर खुश था कि उसकी माँ उनके दादा दादी का कितना ख्याल रखती हैं। उधर सचिन के पिता कमल, उन्हें तो जैसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था, बस उनकी पत्नी जो कह देती वही उनके लिए ठीक था। श्यामलाल जी यानी सचिन के दादाजी बेचारे हालातों के आगे मजबूर थे। वे अपनी बहू से कुछ कह भी नहीं सकते थे और बेटे से कुछ कहते तो वह कुछ समझता ही नहीं था। हालांकि श्यामलाल जी ने कई बार अपने बेटे को सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। जब भी सचिन के दादाजी यानी श्यामलाल जी और सुशीला जी अपने बेटे से अपनी बहू के बारे में कुछ भी कहते तो वह उन्हें तुरंत ही चुप करा देता और कहता, अगर इस घर में रहना है तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा आपकी बहू चाहती है। सचिन की माँ तो बस उन्हें नौकर बनाकर ही रखना चाहती थी। बेचारे हालातों से मजबूर थे, इसलिए सब कुछ सहन कर रहे थे। कुछ दिन के लिए उनका पोता घर आया हुआ था और ये समय उनके लिए भी बहुत अनमोल था। एक तो इसलिए कि उनका पोता उनसे बहुत प्यार करता था और दूसरा इसलिए कि उनकी बहू उनके पोते के सामने उनकी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं कर पाती थी। इसके अलावा एक ये भी कि कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता था कि वे इस परिवार का हिस्सा हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, वरना तो उनकी बहू ने उन्हें बस नौकर बनाकर ही छोड़ दिया था। कुछ दिन अपने घर रहने के बाद सचिन फिर से वापस लौट गया और उसके जाने के बाद से तो जैसे उसके दादा दादी श्यामलाल जी और सुशीला जी की परेशानियां बढ़ती ही चली गई। बीतते समय के साथ साथ श्यामलाल जी और सुशीला जी की उम्र भी बढ़ रही थी और वे दोनों ज्यादा काम कर पाने में असमर्थ होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी बहू उन्हें हमेशा काम में लगाए रखती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी सास की तबीयत ठीक है या नहीं। एक दिन सुशीला जी को बहुत तेज बुखार था, जिसके कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन आज ही सुशीला जी की बहू ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया था, तो उसके चाय नाश्ते का भी प्रबंध करना था। इसलिए उसने अपनी सास सुशीला जी को आवाज लगाई, बुढ़िया ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? कितना समय हो गया तुझे? मैंने कल ही बताया था ना कि आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं और अभी तक तुमने यहाँ की सफाई भी नहीं की हुई है और न ही उनके लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम किया हुआ है और तू यहाँ आराम से पड़ी है। तुझे दिखाई नहीं देता कि अभी कितना काम बाकी है? इतना कहते हुए सुशीला जी की बहू ने उनका हाथ पकड़ा और खींचकर उन्हें किचन में ले गई। फिर वह बोली, फटाफट हाथ चला और नाश्ते का इंतजाम कर। मेरी सहेलियां किसी भी वक्त आती होगी और हाँ, उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। बेचारी सुशीला जी बुखार में भी काम कर रही थी। अब वे अपनी बहू की सहेलियों के खाने पीने का प्रबंध करने लगी। उन्होंने सबके लिए बढ़िया चाय बनाई और नाश्ते में समोसे और पकौड़ियाँ बना दी। लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वे अपने कमरे में जाने लगी। जाते जाते अपनी बहू से बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैंने चाय नाश्ता सब तैयार कर दिया है, तुम बस उन्हें दे देना, मैं जरा दवाई खाकर आराम कर लेती हूँ। इतना कहते हुए सुशीला जी जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने लगी, उनकी बहू सीमा ने उनका हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, अरे वाह महारानी, आराम करने जा रही है, तुम वहाँ कमरे में आराम करो और मैं यहाँ नौकरों की तरह अपनी सहेलियों के सामने काम करती रहूं। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और जब तक मेरी सहेलियाँ नाश्ता नहीं कर लेती तब तक यहाँ से हिलना भी मत। वे लोग किसी भी वक्त आती ही होगी। इतनी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी तो सीमा बोली, लगता है मेरी सहेलियाँ आ गई हैं। देख बुढ़िया, चुपचाप खड़ी रह और खबरदार तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी जरा भी बेइज्जती करवाई तो देख लेना। इतना कहते हुए वह खुद दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि उनकी सारी सहेलियां दरवाजे पर खड़ी थी। सीमा ने सबको अंदर बुलाया और अंदर सोफे पर बिठाया। सोफे पर बैठने के बाद अपनी सहेलियों को नाश्ता देने के लिए उसने अपनी सास को आवाज लगाई। बेचारी सुशीला जी, जिनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मजबूरी थी, इसलिए हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए बाहर आई और नाश्ता रखकर चाय लेने के लिए चली गई।
जब वह चाय लेकर आ रही थी तभी सीमा की सहेलियां नाश्ता करने के लिए जैसे ही आगे झुकी, सुशीला जी को चक्कर आ गया और उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई, जिससे सीमा की एक दो सहेलियों का हाथ जल गया और उनके कपड़े भी गंदे हो गए। वह सब दुनिया भर की बातें सीमा को सुनाने लगी। यार कैसे कैसे नौकर लगा रखे तूने घर में, एक काम ढंग से नहीं होता। फिर एक बोली, अगर ढंग की नौकरानी नहीं लगा सकती तो किसी से कहकर नए नौकरों को घर में लगवाओ। दूसरी सहेली अपने कपड़ों को रुमाल से साफ करते हुए बोली, और मेरी इतनी महंगी साड़ी बेकार कर दी तुमने, हद कर दी। इस बुढ़िया की बिल्कुल आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं देता क्या कैसे काम करती ही है। तभी एक और सहेली बोली, अभी के अभी इसे निकालो, आज के बाद मुझे तुम्हारे घर में ये दिखनी नहीं चाहिए सीमा। जब इन लोगों के बस में काम नहीं होता तो काम करने की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं। इतना सब सुनकर और सुशीला जी की इतनी बेइज्जती होते देखकर श्यामलाल जी खुद पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में बोले, अपनी जुबान को लगाम लगाओ तुम दोनों। बहू तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी सास को इतना उल्टा सीधा कह रही है और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही हो। तब सीमा की सहेलियां तिरछी नजरों से उसकी ओर घूरते हो बोली, ये तेरी सास है। अरे यार तूने तो बिल्कुल हद कर दी, पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बूढ़ी सास को ही नौकरानी बनाकर रख दिया। ऐसा क्या। सभी सहेलियां आपस में सीमा का मजाक बनाने लगी। ये देखकर सीमा गुस्से में बौखला गई। जब तक उसकी सहेलियां उसके सामने थी तब तक तो वह अपना गुस्सा काबू में किए रही, लेकिन जैसे ही उनकी सहेलियां उनके घर से बाहर निकली वैसे ही सीमा अपने सास ससुर पर भड़क पड़ी। उसने उन्हें हजारों बातें सुनाई और गुस्से में जैसे ही अपनी सास को गालियां देते हुए उन पर हाथ उठाने लगी। तभी श्यामलाल जी ने उनका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से में आकर बोले, खबरदार बहू, जो अपनी सास की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तक तुम्हारी सारी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि शायद आज नहीं तो कल तुम संभल जाओगी, लेकिन तुम तो पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी सास बीमार है और तुम उसे इस हालत में भी इतना काम करवा रही हो। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम उसे ये सिला दे रही हो। आज तो गुस्से में श्यामलाल जी बोले जा रहे थे और उनकी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने ससुर के आगे एक शब्द भी बोल सके। वह खुद तो अपने ससुर के आगे कुछ नहीं बोली, लेकिन शाम को जैसे ही उसके पति कमल घर आया उसने न जाने उसे क्या क्या कह दिया। घर आते ही अपनी पत्नी की बातों में आकर कमल ने आव देखा न ताव आधी रात में ही अपने बूढ़े माता पिता का सामान उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। बेचारे श्यामलाल जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पल उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर से भगा दिया। उनका सामान सड़क पर फेंककर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेचारे दोनों बुजुर्ग घंटों इंतजार करते रहे कि उनका बेटा दरवाजा खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कई घंटे खड़े रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो आखिरकार श्यामलाल जी ने अपना सामान उठाकर चलना शुरू कर दिया। वे जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सुशीला जी ने उनसे कहा, आप कहाँ जा रहे हैं अपने इकलौते बहू और बेटों को छोड़कर? आखिर हम कहाँ जाएंगे और किसके सहारे अपनी जिंदगी जिएंगे? तब श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कभी अपनी बहू और बेटे के आगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे। जैसा भी होगा अपना जीवन जी लेंगे और अगर नसीब में लिखा होगा तो अपने पोते से जरूर मिलेंगे। ये सब सोचते हुए उन्होंने घर को छोड़ दिया। उनके बाद से वे दोनों बेचारे सड़क के किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे और छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट भरते रहे। सचिन ने जब अपने दादा दादी से अपने माता पिता की करतूत के बारे में सुना तो वह गुस्से से बौखला उठा। उस समय उसने अपने दादा दादी से कहा, दादा दादी, आप अपना सामान लेकर मेरे साथ चलिए। आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है और न ही ऐसे छोटे मोटे काम करने की। अब आप मेरे साथ रहेंगे। इतना कहकर सचिन अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके दादा दादी ने उसे बहुत मना किया, लेकिन सचिन ने उन्हें मना लिया और अपने माता पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ा। सचिन ने जाकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला तो वह खुशी से फूली न समाई और खुशी से बोली, अरे वाह, मेरा बच्चा आ गया। कैसा है तू?
आज अचानक बिना बताए आ गया। सब ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? सचिन को घर के अंदर बुलाते हुए उसकी माँ बोली। सुनिए कमल, देखिए ना सचिन आया है। इतने में कमल भी अपने कमरे से बाहर आ गया और खुशी से बेटे को गले लगाते हुए बोला, कैसे हैं इंजीनियर साहब? आखिर आपको अपने माँ बाप से मिलने का समय मिल ही गया। इतने दिनों में तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आई? अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सचिन गुस्से में बोला, क्या आपको अपने माँ बाप की याद नहीं आती? सचिन का जवाब सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब सचिन चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे पा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दादा दादी कहाँ हैं? जरा उन्हें भी बुला दीजिए। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आप उन्हें बुला दीजिए ताकि आपकी तरह वे भी मुझे देखकर खुश हो जाए। लेकिन सचिन के माता पिता उसके दादा दादी को बुलाते तो तब जब वे घर के अंदर होते। अपने माता पिता के चेहरे का रंग फीका पड़ता देख सचिन बोला, क्या हुआ माँ पापा? दादा दादी को बुलाने में आप इतना सोच क्यों रहे हैं? सचिन की माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, वह तुम्हारे दादा दादी बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अब उनकी ख्वाहिश पूरी करनी भी तो जरूरी था, इसलिए हमने उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। तुम जाओ अंदर बैठो। सचिन बोला, तीर्थ यात्रा पर गए या कहीं और भेज दिया आपने? सचिन के गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को देखकर उसके माँ बाप सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखने लगे। तब सचिन ने अपने दादा दादी को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। सचिन के दादा दादी जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें देखते ही उनके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों हक्के बक्के रह गए और चौकन्ने होकर उनकी ओर देखने लगे। तब सचिन ने अपने माँ बाप को खूब खरी खोटी सुनाई। सचिन बोला, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे कैसे बेटे हैं आप, जो आपने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि कोई बेटा ही ना हो। सचिन के माँ बाप उसे लाख समझाते रहे, लेकिन सचिन ने उनकी एक न सुनी। सचिन के दादा दादी के आगे हाथ जोड़ते हुए सीमा और कमल बोले, हमें माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और बोले, सचिन, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता बेटा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता, जहाँ से कल इन लोगों ने मुझे हाथ पकड़कर धक्के देकर निकाल दिया था। अपने दादा दादी की बात सुनकर सचिन बोला, बिल्कुल ठीक कहा दादाजी, इस घर में केवल यही दोनों रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी और का यहाँ रहना मंजूर नहीं है। न तो किसी को रहने देते हैं और न ही साथ रखते हैं। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं इनकी आज के बाद शक्ल भी नहीं देखूंगा। इतना कहकर सचिन गुस्से में जाने लगा। उसके माँ बाप ने उसे मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन इस बार सचिन नहीं रुका और अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर चला गया। लगभग साल भर तक उसने अपने दादा दादी को अपने साथ ही रखा। सचिन ने अपने माँ बाप से कोई बात नहीं की, क्योंकि उसके इंटरव्यू के बाद उसकी नौकरी लग चुकी थी। अब वह और उसके दादा दादी शहर में ही रह रहे थे। एक साल तक अपने बेटे से किसी भी संपर्क में न रहने के बाद कमल और सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब औलाद माँ बाप को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दे तो उन्हें कैसा लगता है। आखिरकार एक साल बाद वे दोनों अपने माँ बाप को मनाने के लिए सचिन के कमरे पर जा पहुंचे, जहां सचिन किराए पर रहता था। उन्होंने सचिन के ऑफिस से आने से पहले ही अपने सास ससुर यानी श्यामलाल जी और सुशीला जी को मना लिया। जब सचिन ऑफिस से आया तो अपने माँ बाप को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन अपने दादा दादी की बात को टाल ना सका। वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गया। पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। इस तरह सीमा और कमल दोनों को अकल आ गई और वे अपने माँ बाप की सेवा करने लगे। पूरा परिवार फिर से मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।